हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपका अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लगातार आपके लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और यहां से अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विशेषतः फोकस तो हमारा यहीं पे है। और ये हम ईवीएस की क्लास आपको करा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जब तक हम लास्ट ईवीएस की क्लास कराएं एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। नहीं तो जिस समय एग्जाम आए उस समय आप मिला के देख लेना। 30/30 आपके नंबर आएंगे। यहाँ से चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की ओर। तो देखो पहला जो टॉपिक है हमारा वो हम बात कर रहे हैं बायोडीजल की। जैसा कि आपको पता है बायोडीजल क्या होता है, और बायोडीजल आज की डिमांड भी है। जो जीवाश्म ईंधन से हम अपने मोटर व्हीकल्स वगैरह या कल कारखाने फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, उनका अल्टरनेट हम देख रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, तो आवश्यक है कि उसे कम किया जाए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन है ना, वो CO2 के एमिजन, कार्बन एमिजन की वजह से होता है। तो हमें ऐसा कोई फ्यूल्स या ईंधन या अल्टरनेट निकालना होगा जिसमें कार्बन एमिजन कम हो। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा हाइड्रोजन नीति में हाइड्रोजन जो डीजल और पेट्रोल है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाने की बात की जा रही थी, एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की बात की जा रही थी। ऐसा ही एक अल्टरनेट है बायोडीजल। आपसे पूछेगा बायोडीजल कैसे तैयार किया जाता है, तो आपके एग्जाम में जेट्रोफा होगा। जेट्रोफा एक पेड़ होता है, एक फूल वाला पेड़ होता है, इससे तैयार किया जाता है। इसके अलावा अन्य वनस्पतियों से भी तैयार किया जाता है, पशुओं की वसा से भी तैयार किया जाता है, और खाने पकाने वाला जो अवशिष्ट तेल होता है साथियों, उससे भी बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक है, पूछेगा जिस विधि से बायोडीजल तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना ट्रांस एस्टरीकरण। मतलब ये एस्टर डीजल जो होता है वो क्या होता है, एस्टर ही तो होता है। एस्टर ये होता है सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड, ये एस्टर होता है। या कहीं कहीं आपको लिखा होगा सिंगल बॉन्ड COOR, ये एस्टर होता है। तो डीजल हमेशा जो होता है वो एस्टर होता है। ठीक है, पूछ लेगा सबसे बड़ा भारत में जो डीजल उत्पादक फर्म है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना इमामी एग्रोटेक लिमिटेड। वर्तमान में भारत में इमामी एग्रोटेक लिमिटेड सबसे ज्यादा डीजल का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। उसी के साथ नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, जय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये पंतनगर में है। कई बार आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन, इसे तैयार रखना। उससे अगला है समुद्री राष्ट्रीय पार्क, तो ये कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में। कच्छ की खाड़ी कहाँ पड़ती है, तो ध्यान रखना गुजरात में पड़ती है। ठीक है ना, खंबात की खाड़ी भी गुजरात में ही पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाएगा समुद्री जल में सूर्य की किरणें कितनी गहराई तक जाती हैं, तो अगर समुद्री जल स्वच्छ है तो लगभग 200 मीटर अंदर तक क्या जाती हैं, सूर्य की किरणें जाती हैं। और साथियों जहां तक सूर्य की किरणें जाती हैं जैव विविधता वहीं तक बरकरार बनी रहती है। जहां सूर्य की किरणें नहीं जाती वहां समुद्री जीव क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ वहां डेड जोन भी पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी तो जीव जो हैं वो भी मर जाएंगे। ठीक है ना, पूछ लेगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाऊ, ये मणिपुर में पड़ता है। तैरता हुआ झील पूछ लेगा आपसे, तो लोकटक झील, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखी गई है लोकटक झील, ध्यान रखना। ये मणिपुर में, मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य है, आप ध्यान रखना भारत का कौन सा राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में कोयले का उत्पादन। कोयले उत्पादन से यूपी टेट में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी टेट में और सुपर टेट में भी जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कोयले पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो ये क्लास 10 मिनट 12 मिनट की क्लास होती है, बहुत अच्छी क्लास होती है। सुंदर से नोट्स बनाना इसके आप। तो देखो यहाँ देखिए, पहले तो भारत में जो टोटल कोयले का भंडार है वो कितना है, 319 अरब टन, ध्यान रखना। जिसमें सबसे ज्यादा भंडार में झारखंड पहले स्थान पे है, उड़ीसा दूसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पे, ये भंडार में, स्टोर में। लेकिन वर्तमान में निकालने में कौन आगे है, उत्पादन में कौन आगे है, तो ध्यान रखना उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। 21 जितना भी कोयला हम निकाल रहे हैं उसका 21.22% उड़ीसा में। दूसरे नंबर पर 21.11 के साथ छत्तीसगढ़, तीसरे पर 18.26% के साथ झारखंड, MP 16.60%, उसके बाद बंगाल 4%, मेघालय 1%, और साथियों यूपी जो है वो यूपी कितना है, 3% कोयले का क्या होता है, उत्पादन होता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि महाराष्ट्र में कोयले का कुल कितना उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नहीं तो नेक्स्ट उसमें हम बताएंगे। फिर आपसे पूछेगा कोयला कौन सी वाली चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टान है। सेकेंडरी चट्टान जो मैंने बताई थी ना, कट छट की जो चट्टानें बनती हैं तो ये अवसादी होती हैं इसमें। ठीक है ना, और पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सी संरचना में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखना गोंडवाना लैंड की लगभग
95 से 97% कोयला भारत में गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है। उच्च कोटि अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनियस सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको पता है कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस और लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे बेकार पीट कोयला होता है और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट कोयला होता है। भारत में क्या, दुनिया में ही इसकी मात्रा कम होती है। भारत में बिटुमिनियस सबसे ज्यादा। आपसे पूछेगा उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट कोयला जो उच्च क्वालिटी का, इसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होती है, हल्का होता है ये, ठीक है। मुलायम कोयला कौन सा होता है, बिटुमिनियस, ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अधिक राख और धुएं वाला कोयला कौन सा होता है, ये पीट कोयला या भूरा कोयला, डामर कोयला, कुछ भी कह लो इसे, ठीक है ना, ये होता है। फिर आपसे पूछेगा भारत में पहली कोयला खान कौन सी थी, तो 1774 में रानीगंज कोयला खान बनी थी, ठीक है ना, अंग्रेजों ने बनाई थी। मुख्य कोयला उत्पादक इस समय कौन है दुनिया में, तो चीन है सबसे ज्यादा, और दूसरे पर कौन है, यूएसए। भारत का रूर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी के किनारे पर है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, दुनिया का रूर किसे कहा जाता है, तो जर्मनी में रूर एक स्थान है जहाँ कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए भारत में दामोदर छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, इसीलिए भारत का रूर कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। कोयले का भारत में जो लगभग 60 से 65% जो बिजली बन रही है इस समय, वो कोयले से ही बन रही है। इसका अल्टरनेट ही तो ढूंढा जा रहा है, बायोडीजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो इसका अल्टरनेट कर रहे हैं कि भाई कोयले की जो खपत है इसे क्या किया जाए, कम किया जाए। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं, ये भी यूपी टेट और सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखना, अन्य एग्जामों में आता है, फादर ऑफ। तो फादर ऑफ बॉटनी पूछे तो थियोफ्रैक्टस है, ध्यान रखना। फादर ऑफ बॉटनी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए थियोफ्रैक्टस। फिर आपसे पूछे फादर ऑफ जूलॉजी, तो ये अरस्तु हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है, अरस्तु हैं, इस चीज को ध्यान रखना। जैविकी का जनक पूछे तो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत भी दिया था, ध्यान रखना। डार्विनवाद का क्या दिया था, जिसे विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। हरित क्रांति का जनक पूछे तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है, वैसे दुनिया में अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉन्ग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉन्ग है, ठीक है। भौतिक विज्ञान के जनक आपसे पूछता है तो सर आइजैक न्यूटन है। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। वहीं आपसे आधुनिक विज्ञान का जनक पूछे तो गैलीलियो है। चिकित्सा के जनक के रूप में पूछे तो महर्षि चरक हैं, और शल्य चिकित्सा के में पूछे तो सुषुप्त है, महर्षि सुषुप्त, ध्यान रखना। रसायन विज्ञान के जनक पूछे तो रॉबर्ट बॉयल हैं, और आधुनिक रसायन विज्ञान के अगर आपसे पूछता है साथियों तो एंटोनी लेवोजियर हैं। कौन है, एंटोनी लेवोजियर हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हैं, यहाँ से पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। पेपर आए चेक कर लेना आप, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए पारिस्थितिकी, ये टॉपिक भी ईबीएस का फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी क्या होते हैं, सभी जीव जंतु और उनसे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में क्रियाएं भी शामिल होती हैं, ठीक है ना। विभिन्न जीव जंतु, पेड़, वनस्पतियों का समुदाय जो होता है, ये किसकी शाखा होती है पारिस्थितिकी, तो ध्यान रखना, जीव विज्ञान और भूगोल दोनों की शाखा होती है, ठीक है। पूछे पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ठीक है ना, 1866 में, अपनी पुस्तक में जर्नल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में, इस पुस्तक को याद रखना। और वही पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब पूछे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का, इकोसिस्टम का, ये इकोलॉजी होता है, ये इकोसिस्टम, तो इसका एजी टोन्सले ने किया था। किसने किया था, एजी टोन्सले ने। आपसे पूछे पारिस्थितिकी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है। वहीं आपसे पूछे पारिस्थितिकी के घटक कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 घटक होते हैं। एक जैविक घटक जिसे बायोटिक कहते हैं, एक अजैविक घटक जिसे नॉन बायोटिक कहते हैं। बायोटिक वो होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब श्वसन करते हैं। जितने भी जंतु समुदाय हैं सब जैविक घटक में आते हैं। वनस्पति समुदाय, पेड़ पौधे वगैरह, हरे पेड़ पौधे वगैरह सब जैविक समुदाय में, जैविक घटक में आते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है ना, शैवाल वगैरह, ये सब किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। मनुष्य किस में आता है, जैविक घटक। एक प्रकार से आप कह सकते हो जितनी भी सजीव प्रजातियां हैं जो रेस्पिरेशन करती हैं वो सब किस में आएंगी, बायोटिक कंपोनेंट में आएंगी। फिर अजैविक घटक कौन होते हैं, तो इनसे ही तो मिलकर ये जैविक बनते हैं। तो अजैविक होते हैं जैसे हवा, एयर, प्रकाश, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ताप, टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृतियां, और मिट्टी, ये सभी निर्जीव होते हैं। ये रेस्पिरेशन नहीं करते, इसीलिए इनको निर्जीव कहा जाता है। ये अजैविक घटक में आते हैं, लेकिन ये जैविक घटकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक संसाधन के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पिरामिड के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो साथियों पिरामिड की मैं बात करूं तो देखो ऊर्जा आपसे पूछ लेगा, ऊर्जा का पिरामिड,
तो लिंडमान का एक दशांक का नियम है। लिंडमान ने ये कही थी एक तंत्र से दूसरे तंत्र में जब कोई ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो उसका 10% बचती है केवल। मान लो मेरे पास 100 किलो ऊर्जा है, मुझे कोई और खा जाए तो उसके पास केवल 10 किलो ऊर्जा पहुंचेगी, और उसे भी कोई और खा जाए तो केवल 1 किलो ऊर्जा पहुंचेगी। तो इसका मतलब क्या है, पारिस्थितिकी जो का पिरामिड जो होगा वो क्या बनेगा, सदैव सीधा बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, सीधा। ये किस नियम से, लिंडमान का जो 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम है वो इसे क्या करता है, स्पष्ट करता है। वो क्या करता है, स्पष्ट करता है। वहीं तालाब के पिरामिड की अगर मैं बात करूँ, ये पूछा गया यूपी टेट में, इसीलिए हमने यहाँ लिया है, क्योंकि हमने मोस्टली क्वेश्चन बेकियर को आधार बना करके डिस्कशन किया जा रहा है, ध्यान रखना। तो जैब बाहर का जो पिरामिड होता है साथियों, जिसे बायोमास कहते हैं, उसका उल्टा होता है, और जब जीव संख्या की आप बात करते हो तो इसका सीधा होता है। ठीक है ना, जीव संख्या की बात करते हैं तो क्या होता है, सीधा होता है, ये चीज ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट हर्द प्रभाव से पूछना, तो हर्द प्रभाव क्या होता है, तो हर्द प्रभाव कहते हैं साथियों जो वायुमंडल के पर्यावरण को, वायुमंडल के जो हरा भरा उसे लॉस पहुंचाते हैं, उसे हर्द प्रभाव कहते हैं। तो कौन पूछ रहा है, हर्द प्रभाव से वातावरण में क्या परिवर्तन होता है, तो जैसे जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ती है, आपको पता है CO2 ग्रीन हाउस गैस भी है, साथ ही साथ CO2 गर्म गैस है, तो हमेशा हरित प्रभाव बढ़ता चला जाता है। वैश्विक तापन की बात करूं तो ग्रीन हाउस गैसें, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें जब बढ़ती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है औसत तापमान का बढ़ जाना, औसत तापमान का क्या हो जाना, बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प, सबसे खतरनाक CH4 जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, दलदल से प्राप्त की जाती है। CO2 नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। अगर निचले वायुमंडल में मैं बात करूं तो ओजोन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल को क्या करती हैं, गर्म करती हैं, उसके औसत टेम्परेचर से ज्यादा। ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं के लिए क्या होती है साथियों, ये जिम्मेदार होती हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही कुछ इंपोर्टेंट गैस और है, पूछ लेगा सबसे ठंडी गैस कौन सी है, तो हीलियम सबसे ठंडी गैस होती है, ध्यान रखना। पूछ लेगा रोटी में कौन सी गैस होती है, तो रोटी जो फूल जाती है उसमें CO2 गैस भरी होती है। फ्रिज में कौन सी होती है, तो CFC गैस और HCFC। ठीक है ना। AC वगैरह जो छोड़ते हैं वो भी कौन सी गैस होती है, CFC गैस होती है, ध्यान रखना। चिप्स, हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और सबसे जहरीली गैस पूछे आपसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दम घोटू गैस। क्या कहते हैं, दम घोटू गैस। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम EVS की तीसरी क्लास लाएंगे। आज सेकंड क्लास थी। क्लास कैसी लगी आपको लगातार इसमें कमेंट किया करिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड पर जरूर शेयर किया करिए। हम लाते रहेंगे निरंतर आपके लिए क्लास। नमस्कार, जय हिंद साथियों।